स्टूडेंट्स, आई एम योर अनु मैम, होप यू आर डूइंग वेल। साइंस के सभी गाला और मार्बल के सैंपल पेपर सॉल्यूशंस देने के बाद अब बारी आती है मैथ्स के सैंपल पेपर की। वैसे मैं गाला के सैंपल पेपर 1 का वीडियो बना करके अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मैं गाला के सभी सैंपल पेपर के सेक्शन डी का सॉल्यूशन करूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन सेक्शन डी से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग सेक्शन डी की प्रैक्टिस वीडियो के थ्रू करेंगे। मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स कॉन्सेप्ट बेस्ड दूंगी, तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन से पूछना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाला के सैंपल पेपर 2 का सेक्शन डी। सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन डी में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। मेजर द टू पार्ट्स, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है जिसका लेंथ 7.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और फिर उस लाइन सेगमेंट को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करके मेजर करना है। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को भी लिखना है। तो हम लोग इस तरह स्टार्ट करेंगे, गिवन रेशियो इक्वल्स टू 5:8, सो सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 5 + 8 इक्वल्स टू 13। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए एक लाइन सेगमेंट ए बी जो 7.6 सेंटीमीटर का है उसे ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर एक रेड लाइन बनाई हूँ, ये सिर्फ इस लाइन सेगमेंट के मेजरमेंट के लिए बनाई हूँ। ओके, आपको एक्चुअल में लाइन सेगमेंट बनाना है। फिर उस लाइन सेगमेंट के ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल को ड्रॉ करना है जो कि एक रे होगा। ओके, और फिर इसकी नेमिंग कर देंगे। तो इस टर्मिनल का नेमिंग पहले से किया हुआ है ए, तो हम लोग दूसरे टर्मिनल का नेमिंग कर देंगे एक्स और फिर इस रे को 13 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, क्योंकि सम ऑफ रेशियो हो रहा था 13। और फिर इसका भी नेमिंग कर देंगे, लाइक A1, A1, A2, A2, A3, इस तरह करते हुए A13 तक नेमिंग कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A13 और B को ज्वाइन कर देंगे। A13 और B को ज्वाइन करने के बाद हम लोग इसी लाइन के पैरेलल में एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे जो A5 को कट कर रहा हो और AB लाइन सेगमेंट पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रहा हो और फिर उस मीटिंग पॉइंट का भी हम लोग नेमिंग कर देंगे। तो यहाँ मैं इस मीटिंग पॉइंट को C नेमिंग दी है। ओके, और अब इसके बाद हम लोग A से C पॉइंट को मेजर कर लेंगे और C से B पॉइंट को मेजर कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का एक टिप्स है, आप पहले स्केल को B पॉइंट और A13 पर रखेंगे, फिर उस स्केल को धीरे धीरे खिसकाते हुए पैरेलली A5 पर लेकर के आएंगे। ओके, और फिर वहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इससे एक्चुअल में पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है। ये टिप्स है कंस्ट्रक्शन फास्ट करने का, लेकिन एक्चुअल में रूल ये होता है कि जब हम A13 और B को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ इस एंगल को मेजर किया जाता है और उसी एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्क बनाया जाता है और फिर इस लाइन को ज्वाइन किया जाता है। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आपको मैंने बताया उसी तरह से आप लाइन वाइज स्टेप्स को लिख देंगे। सो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर। Next step, draw a ray AX making any acute angle with AB. Now step 3, on ray AX starting from A, mark 5 + 8 equals to 13 equal line segments like AA1, A1, A2 up to A12, A13. Next step, join A13B. Next step, from A5, draw A5C parallel to A13B, meeting AB at C. Next step, thus C divides AB in the ratio of 5:8. On measuring the two parts, we find AC equals to 2.8 centimeter and PB equals to 4.7 centimeter approximately. Approximately मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पेंसिल कितना शार्प है उस पर यह मेजरमेंट डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद हम लोग जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है जस्टिफिकेशन। यदि आपको स्टेप्स ठीक से नहीं आ रहा है तो आप जस्टिफाई यदि कर देंगे तो आपको मार्क्स बराबर ही मिलेंगे। ओके, now next question, construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length.
राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन में एक टर्म आया है कंसेंट्रिक सर्कल। अब ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है उसको मैं बताती हूँ। एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द सर्कल से दो सर्कल को जब बनाया जाता है तो उन सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ हम लोग ओ पॉइंट से दो सर्कल बना रहे हैं, जिसमें से सर्कल 1 का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और सर्कल 2 का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ओके, और फिर इस क्वेश्चन में कर रहा है कि सर्कल 1 से यानी इस छोटे वाले सर्कल से टेंजेंट बनाना है, जिसका पॉइंट बड़े वाले सर्कल यानी कि सर्कल 2 के किसी एक पॉइंट से मीट करता हो। ओके, तो हम लोग अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले एक रेडियस लेते हैं 4 सेंटीमीटर, उससे एक सर्कल बनाते हैं। फिर एक रेडियस लेते हैं 6 सेंटीमीटर, फिर उससे एक सर्कल बनाते हैं। तो छोटे वाले सर्कल का नेमिंग सर्कल 1 कर देंगे और बड़े वाले सर्कल का नेमिंग सर्कल 2 कर देंगे। और उसके बाद सर्कल 2 पर एक पॉइंट ले लेंगे P। मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ली हूँ, आप चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन कन्वीनियंट पॉइंट जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पॉइंट ले लेंगे। ओके, इस पॉइंट P को लेने के बाद O और P को ज्वाइन कर देंगे। O और P को ज्वाइन करने के बाद इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पर OP को यह कट कर रहा है उसका नेमिंग कर देंगे M। ओके, और फिर OM को एक रेडियस मानते हुए एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। वो सर्कल सर्कल नंबर 3 होगा। ओके, अब ये सर्कल 3 सर्कल 1 पर जहां जहां कट कर रहा है उसका नेमिंग कर देंगे। यानी इस पॉइंट को हम लोग Q लिख देंगे और इस पॉइंट को R लिख देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो नेमिंग मैं की हूं वही आप करें, आपकी अपनी मर्जी होती है आप किस तरह से नेमिंग करते हैं। फिर हम लोग Q पॉइंट और P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और R पॉइंट और P पॉइंट को भी ज्वाइन कर देंगे और यही लाइन जो QP है या PR है वो टेंजेंट होगा सर्कल 1 का। ओके, अब फिर हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। जैसा जैसा मैंने समझाया उसी तरह से लिख दी हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, बहुत इजी लैंग्वेज मैं यूज करती हूँ जिससे बच्चों को परेशानी ना हो और आसानी से याद हो जाए। Now next question. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से ही समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक AB एक टावर है, जिस टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और उस एंगल का मेजरमेंट है 60 डिग्री। तो इस टावर का जो एबी टावर है उसका हाइट क्या होगा। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एबी टावर है एंड सीबी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर इक्वल्स टू 50 मीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया सीबी लाइन और इसका डिस्टेंस है 15 मीटर। नेक्स्ट, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए सी बी। तो हमें फाइंड क्या करना है, टावर ए बी। टावर ए बी के हाइट को हमें फाइंड करना है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल एट बी। क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो यहाँ पर बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, To finding height of the tower AB, we choose the trigonometric ratio tan 60 degree और cot 60 degree, क्योंकि इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही हम टावर के हाइट को निकाल सकते हैं। ओके, एज द रेशियो इन्वॉल्व्स AB एंड BC, क्योंकि इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में AB और BC का रिलेशनशिप है। अब यहाँ एक बार फिर से डायग्राम को देखते हैं, AB का रिलेशनशिप और BC का रिलेशनशिप। तो हमारे पास BC का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इससे AB का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, नाउ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। एक बार फिर से देख लेते हैं, AB अपॉन BC। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू लिख देंगे जो कि √3 होता है एंड दिस इक्वल्स टू AB अपॉन 15, क्योंकि BC का वैल्यू दिया हुआ है 15 और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें AB हाइट को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 15 √3। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। Now next question. The sum of the radius and height of a solid right circular cylinder is 37 centimeter. If its total surface area is 1628 centimeter square, find its value. इसको हम लोग 1628 भी पढ़ सकते हैं। Now solution.
ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का फिगर है। इसको ड्रॉ करना ऑप्शनल है, आप ड्रॉ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, तो इसलिए वो ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी r सेंटीमीटर एंड s सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन r plus h equals to 37 according to question. Now from formula, total surface area of cylinder equals to 2 pi r multiplied by h plus r. फिर हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया हुआ है 1628 एंड दिस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, क्योंकि हमें आर अभी पता नहीं है कि आर एक्चुअल में कितना है, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस आर जिसका वैल्यू दिया हुआ है 37। ओके, फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग लेंगे 7 को 168 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1628 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड दिस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय आर एंड मल्टीप्लाइड बाय 37। चूंकि हम लोग को आर निकालना है तो इन सब वैल्यू को इसके नीचे लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1628 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 37। फिर इसे रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए हम लोग 1628 को 37 से कट करेंगे, जिससे यहाँ पर 44 आ जाएगा। फिर इस 44 को 22 से कट करेंगे, जिससे यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को और इस 2 को कट कर देंगे, तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग h के वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, r प्लस एच इक्वल्स टू 37। यहाँ पर कंबाइंड में वैल्यू दिया हुआ था, तो r का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें ही यदि हम लोग r के वैल्यू को पुट कर देते हैं तो h का वैल्यू आसानी से निकल जाता है। तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे h इक्वल्स टू 37 माइनस 7, क्योंकि r का वैल्यू 7 निकला है, एंड दिस इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास r का वैल्यू और h का वैल्यू आ गया है। ओके, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 7 एंड एच का वैल्यू है 30। फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 4620। चूंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। इस क्वेश्चन में हम लोग को पहले पाइथागोरस थ्योरम को लिखना होगा और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव भी करना होगा। तो हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम को लिख देंगे, जो कि आप लोग को पता है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नोट करना चाहे तो मैं प्रूविंग को समझा देती हूँ। ओके, प्रूविंग के लिए हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसके B पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग कंस्ट्रक्शन AC लाइन सेगमेंट पर BD को ड्रॉ करेंगे, जो कि 90 डिग्री होगा। ओके, और इस तरह से हम लोग लिख देंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। फिर हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। मैं मैथ्स के सॉल्यूशन में बहुत सारे फिगर बनाती हूँ, आपको एग्जाम में बहुत सारे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको समझने में कन्वीनियंट हो इसलिए मैं ज्यादा फिगर बनाती हूँ। ओके, आपको सिर्फ सिंगल फिगर ही बनाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC और नेक्स्ट ट्रायंगल को मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ, ट्रायंगल ADB। ओके, तो हम लोग को इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ओके, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि इस बड़े ट्रायंगल में भी एंगल A है और ये छोटे ट्रायंगल में भी एंगल A है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस बड़े ट्रायंगल में एंगल B पर राइट एंगल है और इस छोटे ट्रायंगल में एंगल D पर राइट एंगल है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे एंगल ADB equals to angle ABC each equals to 90 degree. Therefore, triangle ADB is similar to triangle ABC by AA similarity criteria. Now, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं AD अपॉन AB। एक बार हम लोग फिगर में देख लेते हैं AD अपॉन AB। ओके, AD यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट था उसको लिया गया और यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है उसे लिया गया, एंड दिस इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब AB देख लेते हैं। AB क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है और AC इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे AB अपॉन AC। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AB स्क्वायर
दिस वन एंड दिस इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाइड बाय AC। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, अब इसी तरह से एक हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें ट्रायंगल के इस पार्ट को लेंगे और बड़े ट्रायंगल को लेंगे। ओके, तो उसमें हो जाएगा हमारा स्टेप एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। एक बार देख लेते हैं। देखिए इस बड़े ट्रायंगल में भी एंगल C है और यदि इस छोटे ट्रायंगल को लिया जाए तो इसमें भी एंगल C है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। फिर हम लोग लिख देंगे एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल ABC ईच इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको मैं पहले समझा चुकी हूँ। Therefore, triangle BDC is similar to triangle ABC by AA similarity criteria। ये भी क्राइटेरियन हम लोग पहले देख चुके हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे CD अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC। कॉन्सेप्ट पहले वाला ही होगा। ओके, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD मल्टीप्लाइड बाय AC और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फिर दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। आपके कन्वीनियंट के लिए इक्वेशन 1 को मैं यहाँ छोटे में लिख दी हूँ। इक्वेशन 1 था हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाइड बाय AC। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो जब भी हम लोग दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्लस साइन के साथ। ओके, तो हमारा स्टेप हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन 1 में था AB स्क्वायर और इक्वेशन 2 में है BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाइड बाय AC। AD मल्टीप्लाइड बाय AC इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस CD मल्टीप्लाइड बाय AC इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इस स्टेप में अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में AC कॉमन है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में AC को कॉमन निकालते हुए AD प्लस CD लिख देंगे। ओके, और इन दोनों को सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग AD प्लस CD को फिगर में देखेंगे कि वो कहाँ है, तो AD प्लस CD इट मीन्स की AC, तो हम लोग इसकी जगह पर AC लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कॉपी करते हुए इसे भी कॉपी करते हुए इन दोनों की जगह पर AC लिख देते हैं और अगला स्टेप हमारा हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सेम टू सेम एंड दिस इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यानी कि हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if ABC is similar to PQR, find the missing quantities in the following table which are marked by question sign। ओके, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है तो इस टेबल में जहां जहां क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसे आप फाइंड करें। और इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि दो केस है। पहले केस में ट्रायंगल ABC में BC को फाइंड करना है और PQR में RP को फाइंड करना है। दूसरे केस में ट्रायंगल ABC में CA को फाइंड करना है और PQR ट्रायंगल में QR को फाइंड करना है। तो हम लोग इस तरह से डायग्राम बना लेंगे और उसका मेजरमेंट जैसा दिया हुआ है वैसा उसमें लिख देंगे। तो हमारा ट्रायंगल ABC में इसका मेजरमेंट है 4.5, इसका मेजरमेंट है 9 और BC को हमें निकालना है। इसी तरह से ट्रायंगल PQR में इसका मेजरमेंट है 2.4, इसका मेजरमेंट है 3.6 और PR हमें निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। फिगर को देखते हैं, AB अपॉन PQ दिस इक्वल्स टू BC अपॉन QR। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 4 अपॉन 2.4 इक्वल्स टू BC अपॉन 3.6। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4 एंड दिस इक्वल्स टू BC। फिर इसे रिड्यूस कर देंगे तो BC का वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 6, यानी कि BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हम लोग PR को निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग स्टेपिंग इसी तरह से करेंगे। ओके, तो हम लोग का स्टेप हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन RP। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4 अपॉन 2.4 इक्वल्स टू 9 अपॉन RP। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा RP इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 दिस वन डिवाइडेड बाय 4 और फिर इसे रिड्यूस कर देंगे। और रिड्यूस करने के लिए हम लोग पहला स्टेप क्या कर रहे हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को हटा रहे हैं। जब डेसिमल पॉइंट को हटाया जाता है तो उसके रिवर्स साइड में जीरोस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हम लोग उसके रिवर्स साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, फिर इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के बाद RP का वैल्यू आ जाता है 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ स्टेपिंग आप देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट केस केस 2। इसके लिए फिर हम लोग दो ट्रायंगल बना देंगे और जिस तरह का मेजरमेंट दिया हुआ था उस मेजरमेंट को नोट कर देंगे। ओके, स्टेपिंग सेम ही होगा, यानी कि पहला स्टेप हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी। देख लेते हैं एक बार, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी और पी आर। ओके, फिर इस पे वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैं ए सी ऑब्लिक सी ए लिख दी हूँ, आप किसी भी तरह से नेमिंग कर सकते हैं, ये कोई खास मायने नहीं रखता है। ओके, फिर अगले स्टेप में हम लोग इस डेसिमल पॉइंट को हटा दे रहे हैं और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के बाद CA का वैल्यू आ जाता है 8 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद हम लोग QR के वैल्यू को निकालने के लिए इसी तरह से लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय QR इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, फिर इसे रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने के बाद QR का वैल्यू आ जाता है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक टिप्स मैं आपको देती हूँ, यदि डायग्राम में होल नंबर में दिया हुआ है, जैसे कि AB का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसके बाद हम लोग ट्रायल एरर करके ये पता कर लेंगे कि 5 में किस चीज से मल्टीप्लाई करने पर 7 आता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 5 में जब हम 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11.2 को 1.4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ये वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। Now next question. The mean of the following frequency distribution is 43.75 और इसके बाद इसके डेटा दिया हुआ है जिसमें f पॉइंट को फाइंड करना है। ओके, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि मीन का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 43.75 और मिसिंग डाटा f को निकालना है। तो हम लोग इसके लिए ये टेबल बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल लिख देंगे, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे जिसको शॉर्ट में FI कहा जाता है, थर्ड कॉलम में मीन क्लास इंटरवल निकाल देंगे जिसको XI कहा जाता है, एंड फोर्थ कॉलम में FI मल्टीप्लाइड बाय XI का वैल्यू लिख देंगे। ओके, क्लास इंटरवल जो यहाँ क्लास में दिया हुआ है उसको लिखा जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो यहाँ दिया हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग मीन क्लास इंटरवल निकालते हैं। मीन क्लास इंटरवल यानी कि XI निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। हर एक केस में हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 लाइकवाइज, और फिर इसके वैल्यू को लिख लेंगे। वैल्यू लिखने के बाद FI और XI को मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट कॉलम में लिखते जाएंगे, जैसे 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40, 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू 60 लाइकवाइज। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, तो यहाँ ऐड करने पर आ जाता है समेशन ऑफ FI इक्वल्स टू 185 प्लस F। क्योंकि ये F जो है ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि ये वेरिएबल है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे समेशन ऑफ FI इक्वल्स टू 185 प्लस F। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग FI मल्टीप्लाइड बाय XI कितना हुआ है उसे भी ऐड कर लेंगे, तो उसको ऐड करने के बाद जो आता है वैल्यू वो आता है 7775 प्लस 65F। ये 65F इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि इस 65F को हम किसी भी डिजिट से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है। ओके, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया, समेशन ऑफ FI एंड समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाइड बाय XI। अब हम लोग मीन का फॉर्मूला लिख देंगे, जो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ओके, फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वैल्यू में हम लोग समेशन ऑफ FI XI के लिए लिख देंगे 775 प्लस 65F। यहाँ लिख दिए 775 प्लस 65F एंड दिस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI जो कि वैल्यू है 185 प्लस F। फिर अगले स्टेप के लिए हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगला स्टेप हो जाएगा 43.75 मल्टीप्लाइड बाय 185 प्लस F एंड दिस इक्वल्स टू 775 प्लस 65F। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 43.75 को 185 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और 43.75 को जब F से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाला नंबर है उसे एक साइड में कर देंगे और डिजिट वाले को एक साइड में कर देंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 8093.75 माइनस 775 एंड दिस इक्वल्स टू 65F माइनस 43.75F। ओके, फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो अगला स्टेप हो जाएगा 318.75 इक्वल्स टू 21.25F। और नेक्स्ट स्टेप के लिए चूंकि हम लोग को F का वैल्यू निकालना है तो F इक्वल्स टू हो जाएगा 318.75 दिस वन डिवाइडेड बाय 21.25। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो F का वैल्यू निकल जाएगा 15।
तो मिसिंग नंबर का क्या वैल्यू हो गया 15। इसे आप चाहे तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। Now question number 53. Find the missing frequency f1 and f2 in the following frequency distribution if n equals to 100 and median is 32. ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटा में f1 और f2 को हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n equals to 100 and median equals to 32. So n by 2 equals to 50. n by 2 की हमें जरूरत है, इसलिए हम लोग n by 2 को निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, द मीडियन इज 32 which belongs to class 30 to 40, so median class is 30 to 40. यहाँ देख लेते हैं 30 to 40, इट मीन्स इसी के अंदर 32 आएगा, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 30 to 40 और इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 30। इस फ्रीक्वेंसी के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 35 प्लस f1। पहले मैं इस कॉलम को समझा देती हूँ। पहले कॉलम में हम लोग क्लास इंटरवल को लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे एंड थर्ड कॉलम में हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इन दोनों को तो मैं पहले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जितने भी फ्रीक्वेंसी है वन बाय वन ऐड होते जाएंगे। जैसे फर्स्ट केस में हम लोग सिर्फ 10 लिखेंगे, यहाँ से 10। सेकंड केस में हम लोग 10 प्लस f1 लिखेंगे, थर्ड केस में हम लोग 10 प्लस f1 प्लस 25 लिखेंगे और इन सबको ऐड करते हुए आंसर भी लिखते जाएंगे। ओके, इसी तरह से हम लोग लास्ट तक जाएंगे। ये पहले बता चुके हैं, वेरिएबल है तो वो डिजिट के साथ नहीं मिक्स हो सकता है, इसलिए हम लोग सेपरेटली लिखेंगे प्लस f1 प्लस f2। ओके, सिंस मीडियन क्लास इक्वल्स टू 30 to 40, therefore लोअर क्लास इक्वल्स टू 30 and height equals to 40 minus 30 and this equals to 10 and n by 2 equals to 50, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं। एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 35 प्लस f1। यहाँ एक बार देख लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 35 प्लस f1, ये पहले भी समझा चुके हैं। एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 30, ये 30। ओके, अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लेंगे मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर क्लास प्लस n by 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय f, इट मींस फ्रीक्वेंसी एंड हाइट। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जिसमें मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 32, लोअर क्लास का वैल्यू है 30, n by 2 का वैल्यू है 50, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 35 प्लस f1 एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 30, साथ में हाइट का वैल्यू है 10। फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है, चूंकि इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस साइन है तो इस 35 के लिए माइनस साइन होगा ही, लेकिन यहाँ जो ये प्लस साइन है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 30 को भी हम लोग इक्वल टू के इधर दे देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 32 माइनस 30, ये इधर आ गया एंड दिस इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 आ जाएगा एंड माइनस f1 जो यहाँ बताए थे एंड दिस डिवाइडेड बाय 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आएगा और इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 15 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 3, 0 0 कट गया। नेक्स्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस वन एंड दिस इक्वल्स टू 15 माइनस f1, दिस वन। फिर हम लोग को f1 निकालना है, तो अब क्या करेंगे, डिजिट को एक साइड कर देंगे, तो f1 इक्वल्स टू 15 माइनस 6 और फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 9। हम लोग f1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम लोग को f2 का वैल्यू निकालना है। तो f2 के वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास n इक्वल्स टू 100 है। ओके, और ये 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हमारा निकला था 75 प्लस f1 प्लस f2। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, n की जगह पर 100 लिख देंगे एंड दिस इक्वल्स टू लिख देंगे 75 प्लस f1 प्लस f2। ओके, फिर हम लोग f1 का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि यहाँ निकला है 9। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 75 प्लस 9 प्लस f2 और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 84, इन दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू किधर लेकर के आ गए एंड दिस इक्वल्स टू f2। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो f2 का वैल्यू आ जाएगा 16 और लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 इक्वल्स टू 9 एंड f2 इक्वल्स टू 16। अब गाला के सैंपल पेपर 2 के सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस ओवर हो गए। नेक्स्ट में हम लोग सैंपल पेपर 3 के सेक्शन डी को करेंगे और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग ही मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी। ओके, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।